नमस्कार, मैं गणेश मर्तोलिया हूँ और रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ। 2019 में मैं सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद मैं ट्राइबल कमीशन में रहा कुछ दिन, तो इसमें और मैं वर्तमान में 2022 अक्टूबर से मैं यूके ट्रिपल एससी का चेयरमैन हूँ और तब से कोशिश कर रहा हूँ कि इस कमीशन को जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ठीक करूँ और लोगों का विश्वास पुनः अर्जित करूँ। ये मेरा प्रयास है। तो इस वक्त हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हेडक्वार्टर्स में हैं और जीएस मर्तोलिया सर इस वक्त हमारे साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो शुरुआत वहाँ से करना चाहूँगा जिस वक्त पे आपने ज्वाइन किया अध्यक्ष के तौर पे, वो बहुत ही चैलेंजिंग समय था विभाग के लिए। आप उसको कैसे देखते हैं? हालांकि आपका बैकग्राउंड खुद पुलिस का रहा हुआ है, तो बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते रहते होंगे। कैसे आपने इसको देखा? देखिए, वो समय वाकई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वाकई दिक्कत थी और एक ऐसा हो गया थी, बड़ी अविश्वास की स्थिति है, चाहे वो पब्लिक में हो, यूथ में हो, बेरोज़गारों में हो, इवन गवर्नमेंट को। तो ऐसे समय में मैंने यहाँ ज्वाइन किया और स्थितियाँ इतनी अजीब सी स्थिति, इवन हमारा स्टाफ भी बड़ा परेशान सा था कि क्या करें, कौन जेल जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसकी इंक्वायरी होगी। तो काम के लिए वो जो भी काम करते थे उसको आराम से नहीं करते थे। उनके दिमाग में एक संशय था कि कोई फाइल उठाएंगे तो कोई दिक्कत हो सकती है। चुनौती थी मेरे लिए, मैंने चुनौती को स्वीकार किया और चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करना भी चाहिए। देखिए, शांति काल में तो सभी काम कर सकते हैं, लेकिन चुनौती के टाइम काम करिए, वो मेरा मानना है। और पुलिस की नौकरी में रहते हुए मैंने हमेशा ही किया। केदारनाथ भी ऐसी स्थिति में गया जहाँ मैं लगभग 1.5-2 साल लगातार जुड़ा रहा, चाहे वो डेड बॉडी के डिस्पोजल में हो या नए रूट का निर्माण हो जहाँ से आजकल चलता है उसमें। ये आपदा के समय की बात कर रहे हैं? आपदा के समय में तो चुनौतियाँ थी और हमने एक्सेप्ट किया, हम आए। मैंने सबसे पहले अपने स्टाफ को ब्रीफ किया कि भाई जो हो गया उसको छोड़िए, आगे बेहतर के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करें, उस पर मंथन करें। और मंथन किया हम लोगों ने, और उनको मैंने इतना आश्वासन दिया कि हाँ, अगर आपने बदमाशी की होगी या आप इस चीज़ों में सम्मिलित होंगे तो फिर आपको मैं भी नहीं बचाऊंगा। हाँ, अगर आपने कोई गलती आपकी नहीं है तो आपको कोई बंद भी नहीं करेगा, ये भी मैं इंश्योर करूँगा। धीरे धीरे लोगों को एक कॉन्फिडेंस स्टाफ में भी आया और फिर हमने अपने पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे ढूंढना शुरू किया और कुछ ट्रेनिंग भी हम लोगों ने लड़कों की कराई और कोशिश किया कि ये जो चीज़ें हमारे पास 12 एग्ज़ाम करीब थे जिन पर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उस पर हम लोगों ने 3-4 महीने मंथन किया। उसके बाद दिसंबर में हमने तय किया कि 3 एग्ज़ाम हम लोग निरस्त करके री एग्ज़ाम कराएंगे और बाकी रिजल्ट निकल चुका था, उसका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। आज हम उसी दिशा में हैं। हमने अपने तीनों री एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिए हैं और हमने कोशिश की है कि 10 दिन के अंदर हम रिजल्ट भी निकालें। उस पर प्रयास भी कर रहे, हम सफल भी हो रहे। और जो 8 एग्ज़ाम हमारे रिजल्ट निकल चुके थे लेकिन इन्हीं सब कारणों से नहीं होता, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास जुलाई लास्ट तक जितने पुरानी पेंडेंसी थी हमारी उसको हम ख़त्म करेंगे और जुलाई में नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ नए काम के साथ काम करेंगे, ये मेरा प्रयास है। जी। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी, इसको 2014 में मेरे ख्याल है एस्टेब्लिश किया गया। आप चौथे इसके अध्यक्ष हैं। उससे पहले कैसे ऑपरेट हो रहा था? क्योंकि राज्य 2000 में बन गया, तो ये 14 वर्षों तक कैसे क्या चल रहा था? देखिए, शुरू में क्या, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चयन समिति होती है हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको हेड करते हैं, जो वो भर्ती कर सकते हैं। नियम उनके लिए भी है। पुलिस अपना भर्ती करती थी, उनका इंडिपेंडेंट था, पुलिस वाले खुद भर्ती करते हैं और बाकी डिपार्टमेंट में चयन समिति डीएम के अंडर होती है, वो करते हैं। उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद काफ़ी एग्ज़ाम, जैसे इवन पुलिस के भी हमने रैंकर एग्ज़ाम, जो हमारा टेक्निकल परिषद है यूपीटीआर के नाम से, टेक्निकल बोर्ड हमारा एक है, वो करते थे। और जैसे पुलिस वालों ने कई बार एग्ज़ाम हम लोगों ने, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने हमारे किया, हमारे रुड़की यूनिवर्सिटी ने, IIT रुड़की ने किया। हम लोग आउटसोर्स करते थे डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन कंबाइंड एग्ज़ाम नहीं करते थे और यूपीटीआर भी कंबाइंड एग्ज़ाम नहीं करता था। तो 2014 के पहले ये था कि अपने पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का हम लोग अपने अध्याचन भेज दिया, जैसे पुलिस का भेज दिया, पुलिस का उन्होंने कर दिया, ऐसे सभी डिपार्टमेंट करते थे। अब उत्तराखंड जब 2014 में हमारा इस यूपी ट्रिपल एससी का गठन हुआ, तो इस सारे एग्ज़ाम की जिम्मेदारी अब हमारी हो गई। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था वो कमेटी भी, उनका भी काम हम लोग करते हैं और जितने डिपार्टमेंट के हैं वो सारे अध्याचन लेकर के, जो एक तरह के पद हैं, एक समान पद हैं और एक स्केल के पद हैं जिनका नेचर भी एक तरह का, तो उनको हम कंबाइन करके
कई डिपार्टमेंटों का एग्ज़ाम एक साथ करते हैं। तो 2014 के बाद फिर हम लोगों ने इस प्रोसेस में हम लोग आ गए। जब हमने अपने लिसनर्स को बताया कि हम आपसे मिलने वाले हैं, आपसे बातचीत होने वाली है, तो क्योंकि UKSSC इस दौरान जो है सबकी नज़रों में भी था, तो कई सारे सवाल हम तक पहुंचे हैं। मैं उनमें से कुछ सवाल लेना चाह रहा हूं। कुछ तो कॉमन सवाल थे, इसीलिए मैं नाम लेके नहीं एड्रेस कर रहा हूं। एक सवाल जो सबसे पहले आया था कि बीते दिनों राज्य के जो बेरोजगार हैं, UKSSC पर उनका विश्वास कहीं थोड़ा सा कम हुआ, तो उसे फिर से बहाल करने के लिए आपके द्वारा जो इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट के तौर पे या आपके इंडिविजुअल क्या इनिशिएटिव्स रहे? देखिए, मैं बिल्कुल 2022 में जो घटना हुई उससे विश्वास बिल्कुल ख़त्म हुआ, और मैं मानता हूँ मैं इस चीज़ को। देखिए, जिस बच्चे ने मेहनत किया, लगातार कोचिंग कर रहा है, घर से बाहर निकला है, ऐसा भी नहीं साहब बहुत हमारे पास पैसा हो, गरीब लोग हैं, अब नीचे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलने के बाद उसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बीच पता लगता है कि साहब चीटिंग हो गई, बदमाशी हो गई और एग्ज़ाम निरस्त कर दिया हम लोगों ने। उन बच्चों की स्थिति कितना हार्डशिप होगा इसको आप समझिए। उनकी मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति कितनी खराब हो गई होगी, उसकी कल्पना आप और हम भी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि उन पर कैसे विश्वास दोबारा हो। देखिए, विश्वास एक ही कारण है, हम अपने एग्ज़ाम को बिल्कुल बिना किसी परेशानी के और बिल्कुल शुचिता के साथ, जहाँ पर पारदर्शिता हो, जहाँ करप्शन का कोई चांस ना हो, उस लाइन पर हम लोग करेंगे। और देखिए, ईमानदारी बहुत अच्छी है, ईमानदारी दिखना भी चाहिए आपको कि जो आप कर रहे हैं काम, वो ईमानदारी आपको दिखनी भी चाहिए। हमने उसी लाइन पर काम किया। हमने शुरू में काम किया कि जो हमारे पास पेंडिंग एग्ज़ाम थे, उन सारे एग्ज़ाम को मैंने हर लड़के के रिजल्ट का एनालिसिस किया मैंने। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी ना, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं थी। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ देखा कि कहीं समस्या नहीं थी, जो LT हमने निकालने की कोशिश, हमने निकाला, व्यक्तिगत सहायक हमने निकाला। ये तो वो थे जो एग्ज़ाम हो चुके थे। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो सचिवालय रक्षक, वन दरोगा और स्नातक स्तरीय, ये हमारे लिए वाकई चैलेंज थे। और ये एग्ज़ाम हमारे लिए एक टेस्ट भी था। इस एग्ज़ाम में अगर कहीं बदमाशी होती, कोई दिक्कत होती, तो फिर हमारी साख जो थी उससे और नीचे जाती। मैंने ये कोशिश किया कि पहले तो हम लोगों ने अपने एक्सपर्ट्स को थोड़ा सा उनको सेंसिटाइज किया कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं और जो चैलेंज होते हैं वो कम हो, कोशिश करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, ये बड़ा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एग्ज़ाम प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। वो कैसे करें, वहाँ कैसे गोपनीयता बने, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। ये गोपनीय चीज़ें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इसको हम लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज़, मैंने, चाहे वो सचिवालय रक्षा का बहुत छोटा सा एग्ज़ाम था, बहुत कम बच्चे थे, 10,000 के आसपास बच्चे थे, लेकिन मैंने प्रत्येक ज़िले में जा कर के SSP DM से उनके साथ जॉइंट मीटिंग की मैंने, शिक्षा के लोगों के साथ, ट्रेजरी के साथ, उनको अपनी समस्या प्लस एग्ज़ाम को लेकर के कितने संवेदनशील होना चाहिए हम लोगों को, उसके लिए उनको मोटिवेट किया, उनसे बात की। सारे एग्ज़ाम मैंने कोई ज़िला नहीं छोड़ा, हर ज़िले में गया मैं, हर ज़िले से बात की। और बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे SSPs का बहुत अच्छा सहयोग भी मिला हमें। उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग मिला हमें, हम लगातार उनके टच में रहते हैं। STF का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। इवन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे होम डिपार्टमेंट, हमारे कार्मिक, सभी डिपार्टमेंट से मैंने 1-to-1 बात की। मैं चेयरमैन हो सकता, मैं कुछ नहीं करता, बैठा रहता, बाकी काम चलते रहते, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मैंने कहा ना, ये तीनों चैलेंज के साथ साथ हमें अपने स्टेट के बेरोज़गार बच्चों के को विश्वास भी जगाना है हमारे सिस्टम में। देखिए, अगर किसी भी कमीशन में अगर नकल हो गई या गलत तरह से भर्ती हो गई, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज, दिक्कत का प्रश्न है। जो आदमी भर्ती हो गया, 60 साल तक नौकरी करेगा आपके यहाँ, और वो गलत तरीके से आएगा भर्ती, तो गलत ही करेगा ना, ठीक नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश पहले ये थी कि जो भी लड़का भर्ती हो वो मेरिट हो, लड़का मेहनत करे और अपनी मेहनत से वो उसका परिणाम मिले, ये मेरा प्रयास है। और 3 एग्ज़ाम मैंने कर लिया, जिसमें 2 एग्ज़ाम का रिजल्ट मैंने 7 दिन में निकाला था। इस वाले में लड़के ज़्यादा हैं, मेरी कोशिश है कि 10 दिन में इसका भी मैं रिजल्ट निकाल दूँगा। और ताकि बच्चों को, अब हम उनके OMR भी दिखाते हैं, आंसर की डालते हैं। मेरा बच्चों से मैं आज भी हर बार यही कहता हूँ, आप हम पर विश्वास करिए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आप अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, आप शॉर्टकट मत करिए। देखिए, बाज़ार में पैसा लेके घूमने वाले बहुत हैं, खरीदार कमी होने का मैं तुम्हें भर्ती कर दूंगा, कुछ भी कर लेगा, कहाँ से जाओगे। अभी इस बीच में आपने देखा होगा, एक सूचना थी हमारे पास कि 5-5, 6-6 लाख रुपया ले लिया,
वो एमआर में गड़बड़ करेगा, 2 पेन रखवा लिए, ये सब चीज़ें आई। उसमें एक सरकारी गैर सरकारी टाइप का आदमी था उसमें। हमने उनको पीछा किया, हम लोगों ने उनको हमने डिटेन किया, एसटीएफ ने डिटेन किया, इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की, लेकिन वो दूसरे लाइन में था। उन्हें बच्चों को ठगा, पैसे लिए, उन्हें जुआ खेला, जो भी किया होगा वो उसका काम, लेकिन हमारा एग्जाम में डिस्टर्ब वो नहीं कर पाया। तो मेरी कोशिश ये है कि बच्चों को इतना विश्वास करना चाहिए कि मैं पूरा कमीशन बिल्कुल निष्पक्षता से, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे हिंदुस्तान में कमीशनों के हैं उसको मैं स्टडी करूं और उस पर अमल करूं। अभी मैं हरियाणा स्टडी करके आया हूं, 14 तारीख को मैं लखनऊ कमीशन में भी जा रहा हूं, और पुलिस भर्ती बोर्ड है वहाँ भी जा रहा हूँ। उनका सिस्टम भी मैं समझ के आ रहा हूँ, ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं सब जगह है उसको हम लें और एक बढ़िया व्यवस्था करें, बढ़ी व्यवस्था, और अच्छे से हमारा कमीशन भविष्य में लोग अच्छा करें, हमारा प्रयास है। आज तो आप यहाँ पे अध्यक्ष के पद पे हैं। कई बार सरकारी डिपार्टमेंटों में ये होता है कि अगर कोई पोजीशन पे बैठा है, जब वो ऑर्डर जारी करता है तो कई लोग उसको नेगेटिव भी लेते हैं, इको पे भी लेते हैं। आपका जो पुराना पुलिस का काम था जब आप वहाँ थे, इन सारे प्रोसेसेस के दौरान वो पर्सनल रिलेशनशिप या वो कितना काम आई कि पुराने अच्छे संबंध थे तो उनको भले ही उत्तराखंड के नाम पे या राज्य को लेके थोड़ा सा इमोशनल तरीके से उनको टैकल करते हुए इंटेलिजेंस के लोगों को या बाकी डिपार्टमेंट के, वो कितना काम आया आपका? देखिए, पुराना जो अनुभव है या पुराने जिस डिपार्टमेंट में हमने काम किया, जिन लोगों के साथ हमने काम किया, नेचुरली एक मतलब उनसे अटैचमेंट तो होता ही है, और हमें अगर कोई चीज़ उनसे कहेंगे कि हमारी ये मदद करो आप, तो वो निश्चित तो मना नहीं करेगा आपको। देखिए, मैंने चाहे डीजी साहब से मिला, मैं चाहे मैं होम सेक्रेटरी से मिला, ECS से मिला, किसी अधिकारी से मैं मिला हूँ, मैं सबको पहचानता हूँ, सबके साथ नौकरी की है मैंने। तो जो चीज़ें बहुत मेहनत करके हो सकती थी वो शायद पुराने संबंधों से और हमारे काम के हिसाब से, जो हमारा पुराना हमने कोशिश की है काम करने की, उससे निश्चित तौर पर काव्या जी हमको फ़ायदा हुआ है। और किसी भी स्तर पर मुझे इन 3 एग्ज़ाम को कराने में कहीं डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुआ। एक चीज़ देखिए, अभी 9 तारीख के एग्ज़ाम को लेकर बड़ा संशय था कि कांवर है और ये है, और हम भी चिंतित थे कि कांवर के मेले में दिक्कत हो सकती है। हम डीजी साहब से मिले और उनसे मैंने कहा, साहब कांवड़ का मेला होगा, हरिद्वार तो नहीं कर पाएंगे, ऋषिकेश नहीं कर पाएंगे, बाकी स्टेट में और ज़िलों में क्या हमें आप मदद कर पाएंगे? तो ADG लॉ एंड ऑर्डर भी थे मुरुगेशन साहब, तो मीटिंग हुई, हमारी चर्चा हुई, और उन्होंने कहा नहीं हम करा लेंगे। वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि देखिए वहाँ डेली लिटिगेशन हो रहा है। लास्ट दिन भी 18 लोग ने केस फाइल किया था, इस एग्ज़ाम को निरस्त करो। मेरा पेपर आ गया, मेरे सेंटर तय हो गए, मेरा मूवमेंट शुरू हो गया, तो उतना ही हमें लिटिगेशन हमारे कोर्ट में भी था, वहाँ भी हमको करना था। एक बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे शासन का, पुलिस का मिला, और इंटेलिजेंस वाला देखिए, मैं मतलब हमसे ज़्यादा प्रोएक्टिव है वो, मतलब हमसे जो इनके SP इंटेलिजेंस है, चाहे कुमाऊं में, चाहे गढ़वाल में, चाहे ADG इंटेलिजेंस मिस्टर अंशुमन है, हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं। जिन लोगों ने कोचिंग सेंटर को देख लिया, कोचिंग संचालकों को देख लिया, पुराने नकलचियों को देख लिया, उनका बैकग्राउंड देख लिया, तो एक इवन जहाँ सेंटर है उनको देख लिया। इन सब चीज़ों से, पुराने संबंधों का, पुराने अनुभवों का निश्चित तौर पर फ़ायदा हुआ है, और आगे भी होगा, ये मेरी उम्मीद है। तो आजकल तो वैसे भी OTT वगैरह का ज़माना है, तो आप वेब सीरीज वगैरह देखते हैं? थोड़ा वो कहते हैं ना आजकल अगर चोर को पकड़ना है तो उसके दिमाग से सोचना होता है। हाँ, बिल्कुल। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा माइंड वाइज? देखिए, ये तो है ही है। देखिए, मैं देखिए पुलिस में रहा हूँ, तो हमारे समय में नकल भी हुई, लोग पकड़े भी गए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक सब इंस्पेक्टर का कांड हुआ था 2002 में भर्ती में, उसमें भी हम लोगों ने देखा। अब ये सारे अनुभव हमारे काम आते हैं, चाहे इन सिस्टम को ठीक करना हो, सिस्टम को कैसे चलाना है, ये सब पुराने अनुभव तो काम आएंगे ही। और वो मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से, मेरे को पुराने अनुभव, पुराने साथियों का और डिपार्टमेंट का मुझे सहयोग मिलेगा। तो मैं इस आयोग को, मेरी कोशिश है कि मैं अगस्त से इसको बढ़िया तरीके से और चलाऊं, और जितना इसका पुराना जो जितने विवादित मामले थे उनका डिस्पोजल मैं इस जुलाई लास्ट तक कर दूंगा। फाइलों को बंद करके उनको रिकॉर्ड रूम में रहेंगे, वो चलन में नहीं रहेंगे, ये मेरा प्रयास है। वाह। तो अगला सवाल ये आपकी तरफ आ रहा है कि आपके द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्व में जारी की गई विज्ञप्ति, जो पहले UKSSC के स्तर से की जानी थी, आपसे हटाकर लोक सेवा आयोग हरिद्वार को जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या आप उन पदों को पुनः UKSSC के स्तर से भरे जाने के प्रयास करेंगे? देखिए, उस जब पिछले बार विवाद हुआ था नकल हुई थी,
और काफ़ी हमारे पास थे वो काम, अध्याचन हमारे पास था और वर्क था। और उस टाइम गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि एक्ट को चेंज अमेंड करके हमारे काम उनको सौंप दें, और वो सही डिसीजन था, मैं इसको मानता, बिल्कुल सही था। इसलिए कि नहीं तो वो सारी भर्तियाँ नहीं हो पाती, वो पेंडिंग बढ़ता रहता। हम लोग करते तो मेरे ख्याल से पिछले सितंबर अक्टूबर से जब से प्रॉब्लम हुई अभी तक मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको बहुत चैलेंज के तौर पर नहीं लेते तो आज भी हम कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन उस टाइम ज़रूरी था, वो हुआ और गया, बहुत अच्छा है, वो भर्तियाँ भी वहाँ हुई। अब हम अपना पुराना काम निपटा चुके, जो पेंडिंग है वो 30 तक निपटा देंगे। मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि एक्ट को अमेंड करके जो हमारा मैंडेट था, जो हमको करना है SSSC को, वो PSC से हमको वापस कर दें। तो गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी। और कुछ मेरे पास अध्याचन हैं अभी भी जो उस परिधि से बाहर हैं, करीब 500-600 पदों का है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। एक सवाल ये है कि राज्य का जो लोक सेवा आयोग है वो हर साल अपनी भर्ती का कैलेंडर जारी करता है, तो UKSSC भी जो है भर्ती कैलेंडर जारी करता है। तो उस कैलेंडर के अनुसार जो परीक्षाएं हैं क्या वो संपन्न हो पाती हैं या आगे पीछे? देखिए, कैलेंडर तो जारी करना ही चाहिए, और नियम तो ये है कि अप्रैल में हम लोग गवर्नमेंट को भेजते हैं कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है। गवर्नमेंट हमको भेजती है, डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट का काम। आपको जुलाई में अपनी वैकेंसी के हिसाब से हर साल हिसाब किताब करना चाहिए कि कितनी वैकेंसी, कितनी भर्ती होनी है। अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं कर पाते हम लोग, कई बार करना हमको हर साल चाहिए। उसके बाद हम लोग जब अप्रैल में आता है, फिर जुलाई में फिर अपना कैलेंडर जारी करते हैं। कैलेंडर जारी करने के बाद एग्ज़ाम शेड्यूल सेट कई बार नहीं हो पाते। देखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम लग जाता है जी। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास तो काम है ही नहीं ना, वो तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया है। जो हमारे पास थे पेंडिंग, इसका मैंने कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर के हिसाब से हमने अपनी चीज़ों को निपटा दिया है। फर्दर जो हमारे पास काम आएगा उसका कैलेंडर जारी करेंगे, और हमारी कोशिश होगी जिस कैलेंडर से, जिस डेट के हिसाब से हम तय करेंगे उसके हिसाब से उसके एग्ज़ाम हो जाए। हम किसी भी चीज़ को हम 1 साल 2 साल अटकाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जो आपके पास काम है, आप और बैठिए, थोड़ी देर और बैठिए, उस काम को निपटा दीजिए। जितना पेंडिंग रखेंगे ना, उतनी ही परेशानी आपको होगी। एक एग्ज़ाम अगर लेट होगा तो सारे एग्ज़ाम लेट होंगे, और जितना उतने ही। देखिए, अपने एग्ज़ाम हो गया, मैं 2 साल तो उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूँ, तो आधे संशय तो दिमाग में हो ही गया, वैसे 2 साल से कर क्या रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एग्ज़ाम हो, 10-15 दिन में उसका रिजल्ट निकल के बाहर हो। उसके बाद उसका DV हो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, जो भी करना हो करके, मैं समझता हूँ एग्ज़ाम होने के 1-1.5-2 महीने के अंदर उसका रिकमेंडेशन कंसर्निंग डिपार्टमेंट को चला जाना चाहिए, और यही कोशिश हम आगे करेंगे। बिल्कुल। ये सवाल आया है कि राज्य के विभिन्न विभागों के जो रिक्त पद होते हैं वो भरे जाने के लिए आपके पास विभागों से अध्याचन, जो कि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अनुरोध किए जाने की मांग को जो अध्याचन बोलते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या वो टाइमली आपके पास आ जाते हैं? कई बार हो सकता है वहीं से डिले हुआ और उसके बाद में यहाँ से अगर वो थोड़ा सा टाइम लग गया, नॉर्मली आ जाते हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स? नियम ये है कि हर साल जुलाई में हर डिपार्टमेंट को अपनी वैकेंसी को हिसाब जोड़ना, कैलकुलेट करना। जुलाई में होता है हर जुलाई। उसे ही पता लगता है कि मेरे यहाँ कितनी वैकेंसी हुई। नियम के अनुसार हर साल भर्ती होनी चाहिए। देखिए, हर साल अगर भर्ती होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो काफ़ी समय लग जाता है। यह होता है कि आप पहले तो अपना हिसाब नहीं जोड़ते हैं कि मेरे यहाँ कितनी वैकेंसी, हर साल कैलकुलेट करो ना उसको आप। अब जैसे आजकल एक माहौल बनेगा कुछ दिनों बाद कि भर्ती करो, फिर मीटिंग होंगी, फिर लोग अध्याचन ढूंढेंगे। आजकल चल रहा है कि कहाँ कितनी वैकेंसी। जनरली अप्रैल में सारे कमीशन चिट्ठी जारी करता है डिपार्टमेंट को कि भाई आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए हर साल। मैं कोशिश करूँगा कि हम जो हमारे रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही करस्पॉन्डेंस हो, उसके हिसाब से अध्याचन आए, उसके हिसाब से एग्ज़ाम हो। वो प्रयास हमको करना चाहिए। जितना काम पेंडिंग रखोगे ना, वो फिर नहीं हो पाएगा, फिर सालों तक एग्जाम नहीं हो पाएंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स की भर्ती की जिम्मेदारी UKSSC की है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि आपके खुद के डिपार्टमेंट में जो है भर्तियां नहीं हो पाती या रिक्त पद रहते हैं, तो अब अपने भी भरने, फिर उनके भी भरने। मैं ही कह रहा हूँ जी। देखिए, अभी हमारे यहाँ भी पद खाली है। देखिए, हमारे यहाँ जब 2014 में बना तो हमारे पद सैंक्शन किए गवर्नमेंट, और हम भर्ती नहीं कर पाए। तो 3 साल तक अगर हम उस पद को नहीं भरते हैं, उसकी निरंतरता नहीं बनी रहती है, तो पोस्ट खत्म हो जाती है। अच्छा। तो जब हम लोगों ने अपना भेजा नया स्ट्रक्चर कि हमारा पद बढ़ाइए,
तो उन्होंने कहा पद बढ़ाने के बाद छोड़िए, पहले जो था उसको बचाइए। जो आपके 3 साल तक आपने भर्ती नहीं की वो ख़त्म हो गई आपकी उसको रखने के लिए एक मेहनत और करनी पड़ी। तो कोई भी भर्ती होती है, नया स्ट्रक्चर आता है तो आपको 3 साल में भर्ती करनी होती है। हमने अभी तक जब से भर्ती हुई मेरे ख्याल में 5 या 6 लड़के भर्ती किए हैं। इस वाले भर्तियों में हमारे कुछ हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी उन्हीं कंबाइंड एग्ज़ाम होना, अलग अलग नहीं कर, अलग अलग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। तो कोशिश थी करें, हमने अपने दफ्तर के लिए भी भर्ती करनी चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको। तो पीछे चीज़ें जैसी हुई हैं वैसी ना हो, उन चीज़ों के लिए आपकी तरफ से क्या डूज एंड डोंट्स की, मतलब एक होता है ना कि जब एक बार दाग लग गया है तो कि भाई ये दोबारा ना हो, एक्स्ट्रा एक प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती, तो वो आप क्या कर रहे हैं? उसका देखिए, सबसे पहले तो मोटिवेशन है जो हमारे कर्मचारी हैं जिनको देखना है, परीक्षा वाला जो हमारा सेक्शन है वो। दूसरी चीज़ है जो हमारे एक्सपर्ट्स, पेपर सेटर हैं, मॉडरेटर हैं, उनकी सत्यनिष्ठा कितनी अच्छी है और किस लेवल पर है। देखिए कई बार देखा, अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आ रहा था कि वो कोई टेक्नीशियन की भर्ती थी तो 65 क्वेश्चन किसी के कोचिंग सेंटर के आ गए, सेम क्वेश्चन। हो सकता है वो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हों जिन वो हमारे पेपर सेटर भी हों, पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा क्या हो गया कि अगर आप अपने एक्सपर्ट जो पेपर बना रहे हैं आपका, एक तो होता है कि मैं मेहनत करें, एक होता है हमने नेट से उठा लिया, लाखों क्वेश्चन पड़े हैं नेट में, उसको एज इट इज़ मैंने यहाँ छाप दी। नेट में खूब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसकी भाषा में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हमने पहली कोशिश तो ये कि हम कोई भी पेपर बाहर नहीं भेजेंगे बनाने के लिए, वो यहीं आएंगे, कमीशन बैठेंगे यहीं बनाएंगे। फिर एक लेवल क्वेश्चन पेपर बनाया, फिर एक मॉडरेटर होगा, उसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप और होगा। वहाँ जैसे 20 थे तो वहाँ पे 5-6 होंगे, फिर तीसरा भी जा रहे हैं स्टेप पे, फिर एक मॉडरेटर और। तो कोशिश ये होगी कि हमारी कि उन क्वेश्चनों को भी शायद उनको भी नहीं पता होगा क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हमारे पास हो जो कोचिंग सेंटरों में भी पढ़ाते हों, कोचिंग टीचर भी तो पढ़ाते हैं, हो सकता है उसमें कभी कोई गड़बड़ कर दे। यहाँ हमारे यहाँ ऐसे जैसा अभी ये जो अभी हुआ है आपके एग्ज़ाम में, इनके टेक्निकल कुछ था है ना, इनका भी हेल्थ का भी जी, उनके यहाँ प्रॉब्लम हुई। एक एग्ज़ाम में हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुई रुड़की सेंटर से, उन्होंने कहा सब 65 क्वेश्चन वही आ गए जो कोचिंग सेंटर ने लास्ट में वो जो देते हैं ना गैस पेपर टाइप, वो आ गए। तो फिर डाउट होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक्सपर्ट के बाद मॉडरेटर सेकंड थर्ड पे जाएँ। दूसरा जो प्रेस हो हमारी, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस हो, हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि 3 या 4 सेट पेपर के छापे। खर्चा बढ़ेगा लेकिन बदमाशी के चांसेस कम हो जाएंगे, ये हमारी कोशिश है। तो आगे आने वाले कौन से एग्जाम इस बीच हैं जो आपको लग रहा है कि ये कंडक्ट किए जा सकते हैं? देखिए कैलेंडर वैसे तो जुलाई में भी आप कह ही रहे हैं विभाग आपको देंगे, तो फिर नहीं, अभी आज के हिसाब से आप देखोगे तो मेरे पास जो यहाँ पर पड़ा हुआ है 560-80 के पास अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के भी हैं, कई लोगों के जाचन आए हैं, उनको हम जरा पढ़ेंगे। इसमें फ्रेश एग्ज़ाम के बारे में जब तक वो एक्ट अमेंडमेंट नहीं होगा हम उसको टच नहीं कर सकते। आज के डेट में मेरे पास कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है। मैं अगस्त से फिर वो जो 500 पर काम करूँगा, अगर उस एक्ट के बाहर उसको करने में हम कर सकते हैं तो मैं उसको चला करके, मेरी कोशिश होगी अक्टूबर तक एग्ज़ाम निपटा दें। और कोशिश होगी जितने भी इसके बाद अगर एक्ट अमेंडमेंट होता है हमारे पास होता है तो हम उसको एक चैलेंज के तौर पर और एक समय के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से टाइम से उनको निस्तारण करें, ये मेरा कोशिश होगी। उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। जब आप पुलिस से सेवानिवृत्त हुए, जैसे कहते हैं कि एक फौजी कभी रिटायर नहीं होता, वैसे ही आपके लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको देखा रिटायरमेंट के बाद भी, और स्पेशली कोविड के दौरान आपने जाके टेंट्स लगा के, दवाइयों को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके बहुत काम किया। इस बीच क्या वो सारी चीज़ें हो पा रही, क्योंकि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपके हाथ आ गई है? नहीं, वो छूट गया है, उसमें मैं उतना सोशल हो भी नहीं सकता हूँ। जॉब के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा जॉब का नेचर है, मैं बहुत लोगों से नहीं मिल सकता। जो पब्लिक लाइफ मेरी काफ़ी वैसे हो गई है। अदरवाइज मैं जो पहले मैं लगातार पहाड़ों में रहता, आज जैसे अभी बरसात हो रही थी, अगर मैं वहाँ होता तो मैं कहीं पहाड़ में होता। अभी मैंने 2 काम वहाँ मैंने एक तो किया था कि लोग वहाँ, जैसे आजकल भांग बहुत हो रही पहाड़ों में, गांव में हमारे उन्हें 2 मारे ऐसे बीड़ी पिया, वो भी मैंने नोटिस किया। तो मैंने वहाँ 60 स्कूलों में मैंने वॉलीबॉल मैच भी कराए थे ताकि नशे से दूर रहें लोग। देखिए पहाड़ों में नशे पे बहुत काम करने का बहुत स्कोप है और उसमें मैंने बहुत काम किया और लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं भी दूर की। मैंने लोगों को ट्रेनिंग भी कराया, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाए, फिजिकल ट्रेनिंग कराया मैंने,
पुलिस और अग्निवीरों के लिए। हल्द्वानी कैंप लगाया मैंने, चौकोड़ी में लगाया, हल्द्वानी में, और इधर कपकोट में लगाया मैंने। और अभी हम लोग एक ड्राइवर का आईटीबीपी में हो रहा है अभी भर्ती। अगर वो लड़के कुछ इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं, वो इस फील्ड के हैं, आईटीबी से रिटायर हैं, वो भी ऑफिसर ये हैं। तो अगर वो लड़के मिलेंगे हमें, अगर कुछ लोग, तो हम उनकी ट्रेनिंग कराने के मूड में हैं कि उनको ज़रा रिटर्न बढ़ा दें और थोड़ा उनको ड्राइविंग सिखा दें कि आईटीबीपी का ट्रेंड क्या है। तो बड़े वाले भाई साहब करेंगे हमारे। उसके अलावा मैं पर्सनली इन कामों से बहुत दूर हो गया हूँ मैं अब, और कोशिश करता हूँ बीच में जब भी मौका मिले मैं जाऊँ और सब लोगों को सुनूं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं ओपन नहीं हो सकता, वो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब एजेंट वाले उसमें सीक्रेट मिशन पे आप हैं, तो अब उसमें देखिए ना, मैं यहाँ हूँ तो लोग सोचते हैं कि यार चेयरमैन साहब हो सकता है मेरे को भर्ती कर दें। हाँ, उनको लगता है कि साहब ये है वहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। वो स्थितियाँ नहीं हैं। हाँ, लेकिन लोग तो इतना कहते हैं साहब कर देंगे साहब, हमारी बड़ा गरीब है साहब, उनके लिए साहब ये कर सकते हैं। हाँ। मैं समझता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ मैं। तो उस तरह की थोड़े रिलेशन हमारे पब्लिक के बीच इनके मिलते थे। तो अब मतलब नाराजगी यहाँ ज्यादा होने लगी होंगी। नेचुरली अगर वो हमारी परेशानी समझे तो नाराज़ी नहीं होगी, लेकिन उनको लगेगा साहब वहाँ का तो दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन वो हमारे जॉब नेचर के हिसाब से उतना ओपन नहीं हो सकते हैं, उतने लोगों से मिल नहीं सकते। मैं फिर भी कोशिश कभी मैं गया था, अभी जो हमारा एक गैल पातल होता है, एक हम लोगों को 5 तारीख होता है, बिल्कुल। तो मैं उसी बीच इस एग्ज़ाम की ड्यूटी में से निकल करके मैंने उसको अटेंड किया था। मैंने काफ़ी लोगों से मिला, लोगों से मिला था, लोगों से दुख से उनसे बात की मैंने, उनकी परेशानियों को सुनता भी हूँ मैं, और जहाँ तक वो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक और कभी जी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें, मैं लोगों को भी, अभी हम लोग के यहाँ भी जैसे हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, काफ़ी इस एकेडमिक है, वो भी लड़का हिमांशु। पहाड़ों में एजुकेशन तो अपनी जगह हो गई, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो अपनी जगह हो गई, लेकिन वहाँ पे जो कंपटीशन रिलेटेड बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोगों का ग्रुप है वो हम जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और कोशिश ये हमारी है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, किसी से कमरा ले लें, किराए पर दे दें, चाहे फ्री दे दें कोई भी, और उसमें हम महत्वपूर्ण बुक्स जो आपको कंपटीशन में मदद करेगा उसका एक संग्रह बनाने का हमारा विचार है। लड़के वहाँ पढ़ें और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें सफल होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी। बहुत सारा यूथ इस वक्त जो आपको देख रहा होगा और ओहो रेडियो के माध्यम से सुनेगा, आपकी तरफ से एक मैसेज उनके लिए क्या रहेगा आने वाली तैयारियों को लेके? गवर्नमेंट जॉब, कई बार आदमी ये सोचता है कि बस नौकरी लग जाए, और कई बार वाकई में एक सेवा की भावना होती है कि हम जाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो मेरे को लगता है एक प्राइमरी एस्पेक्ट ये है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। वो हो सकता है प्राइवेट वाला अपने टारगेट और कई चीज़ों में फंस जाए, नौकरियों में ट्रांसफर की वजह से, और अपने ही राज्य में गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी विभाग में हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आप कहना चाहेंगे उसको? देखिए, जो भर्ती हो गई जाए ना, देखिए सरकारी आदमी, आप देखिए प्राइवेट जॉब में देखिए, अगर कोई आईटी एक्सपर्ट है तो आईटी के अलावा दूसरी बात नहीं करेगा वो, जीरो है वो। उसके अलावा फिजिक्स का एक्सपर्ट है तो केमिस्ट्री की बात नहीं करेगा, हिस्ट्री की बात है तो ज्योग्राफी की बात नहीं करेगा। लेकिन सरकारी आदमी, अगर आप भर्ती हो गए सरकारी जॉब में, तो वो कुछ भी कर सकता है, और उम्मीद भी करती है गवर्नमेंट उनसे कि आप हर काम करने में सफल हैं। जैसे आज बाढ़ आई, तो हर आदमी हमसे ये चाहता है, पुलिस से चाहता है, प्रशासन से चाहता है कि साहब उस बाढ़ में कोई गिरा तो मैं जाऊँ और उसको निकालूं। उस एक्सपेक्टेशन इतनी है हमसे, और हमारा आदमी करता भी है। कल सूखा पड़ेगा या कोई और चीज़ हो जाए, तो हमें जो लड़के नए भर्ती हो रहे हैं उन्हें इस उद्देश्य के साथ जाना चाहिए कि ये उनका अपना स्टेट है। जितना वो अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा डिलीवरी उनकी होगी पब्लिक के लिए, उतना ही पब्लिक का भला होगा, स्टेट का विकास होगा, और गवर्नमेंट की जो अच्छी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने में बहुत बड़ा सहयोग होगा। बस केवल आवश्यकता इसकी है कि आप केवल अपने प्रति नहीं, आप नौकरी में आए हैं, गवर्नमेंट ने आपको जॉब दिया है, इस सरकार के प्रति, यहाँ के उत्तराखंड के लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही है, जिसको आप समझिए और उसको करिए। थैंक यू, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप अच्छे इनिशिएटिव लेते रहिए, और ये जो निराशा का भाव थोड़ा सा बीच में लोगों के मन में था वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।